गाबीमारू की कहानी में हमने उसके पिछले सीजन में देखा था कि काफी ज्यादा ताव का इस्तेमाल करने की वजह से गाबीमारू अपनी याददाश्त को खो बैठा है और उसे कुछ भी याद नहीं कि वो इस टापू पर क्यों आया है और ये लोग कौन हैं। दूसरी तरफ सागुरी और बाकी सब भी एक टेंशन को हराने के बाद उन्हें एक ठिकाना मिल गया था आराम करने का और वो लोग एलिक्सर ऑफ लाइफ की बात करने लगते हैं कि वो इस टापू पर है भी या नहीं। सागुरी बोलती है कि गाबीमारू के चीफ भी तो अमर हैं, जिस पर उसे इवाकुरे विलेज के गेंजुत्सु के बारे में पता चलता है और हो सकता है कि गाबीमारू के ऊपर गेंजुत्सु का ही इस्तेमाल किया गया हो। ना तो गाबीमारू के विलेज का चीफ अमर है और न ही गाबीमारू की कोई पत्नी है। ये सुन सागुरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि अपनी पत्नी से वापस मिलने के लिए गाबीमारू बहुत मेहनत कर रहा है। वो जानती है कि गाबीमारू भले ही एक क्रिमिनल है लेकिन वो इंसान बुरा नहीं है। इस नए सीजन की शुरुआत एग्जीक्यूशनर्स के गांव से होती है। शोगन के सिपाही उस एग्जीक्यूशनर से पूछताछ कर रहे थे जो उस टापू से जिंदा वापस आया है। जी हाँ, एग्जीक्यूशनर जिनका उन एग्जीक्यूशनर्स में से ही एक था जिनको उस टापू पर क्रिमिनल्स के साथ भेजा गया था, पर अजा ने उसके क्रिमिनल होरिबो को रास्ते के बीच में ही मार दिया था, जिसके बाद जिनका का उस टापू पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन समुद्र के बहाव की वजह से जो कि सिर्फ टापू की तरफ ही आ रहे थे, उसकी वजह से जिनका उस आइलैंड पर पहुंच ही जाता है। अब वो शोगन के सिपाहियों से बोलता है कि उसे क्रिमिनल्स की फैमिली को उनकी डेथ के बारे में बताना था, इसीलिए वो किसी तरह उस टापू से वापस लौटा। अब ये सुन शोगन के सिपाही गुस्सा हो जाते हैं कि ये किसी तरह क्या होता है, डिटेल में बताओ, तुम वहाँ से वापस कैसे लौटे। जिनका बस इतना बोलता है कि एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है ही नहीं, बस ये बात जान लो कि वो टापू इस दुनिया से ही नहीं है। उस टापू के बारे में जानना मानो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना जैसा है, जो कि सिर्फ बच्चे या फिर बेवकूफ लोग ही करते हैं। शोगन के सिपाही गुस्सा हो जाते हैं कि क्या चीका शोगन को इडियट बोल रहा है। जिंका की तरफ से एक दूसरा एग्जीक्यूशनर वहाँ माफी मांगने लगता है, लेकिन वो सिपाही उसकी माफी को मान ही नहीं रहा था और उसका गुस्सा उनके लिए बढ़ता ही जा रहा था। तभी उस सिपाही का साथी घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे सामने कौन झुका हुआ है। बातों को भूलकर वो सिपाही शोगन का दिया उनके लिए मैसेज पढ़ने लगता है। शोगन ने कहा है कि यामादास यानी कि एग्जीक्यूशनर्स को उस टापू पर यानी कि शिनजिंक्यो पर वापस भेजा जाएगा ताकि वहाँ के हालातों का पता चल सके और इस मिशन के लिए और उन यामादास को चुनने की जिम्मेदारी शोगन को दी जाती है, जो भी उन सिपाहियों के सामने झुका हुआ था। अब वहाँ से बाहर निकलते ही शोगन चीका को उसकी हरकतों के लिए डांटने लगता है, लेकिन चीका तो इस बात को भी मजे में ले रहा था। पर फिर शोगन के चेहरे पर गुस्सा देख वो उसे माफी मांग लेता है। अब चीका शोगन से पूछता है कि इस बार वो कौन से क्रिमिनल्स को साथ ले जाने वाले हैं, जिस पर शोगन बताता है कि इस बार उनके साथ इवाकुरे के शिनोबीस जाने वाले हैं। जब क्रिमिनल्स को सिलेक्ट किया जा रहा था तब इवाकुरे के शिनोबीस ने उन सभी क्रिमिनल्स को वहां मार दिया। उसी वक्त वहां शोगन ने 4 शिनोबीस को सिलेक्ट किया उस टापू पर भेजने के लिए और इवाकुरे विलेज के चीफ को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि उस टापू पर उनका एक जरूरी सामान छूट गया है। यामादा असाइमन शोगन को क्रिमिनल्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो चीका से कहता है कि वो भी उनके साथ जाने वाला है, जिस पे चीका हैरान हो जाता है, अरे मैं क्यों जाऊंगा। शोगन की आंखों में आंसू थे। आइजन ने बोला था कि वो 2 दिन बाद रिपोर्ट भेजेगा और आज तीसरा दिन हो गया है। बात यहाँ सिर्फ आइजन की नहीं है, उनके सभी साथी जो उनके परिवार हैं, उन सभी की शोगन को बहुत चिंता हो रही है। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द उस टापू पर जाना होगा और अपने काम को अंजाम देना होगा। तभी एक गांव वाला जिक्का से पूछता है कि उसे इसका क्या करना है। हम देखते हैं कि जिक्का तो वहाँ से एक मॉन्स्टर का धड़ उखाड़ लाया था यहाँ दिखाने के लिए कि वो टापू वाकई में कितना ज्यादा खतरनाक है। जिक्का उस गांव वाले से इसे समुद्र में ठिकाने लगाने की बात करने लगता है। उसी दौरान शोगन उसके करीब जा रहा था। वो गांव वाला उससे बोलता है कि उसे छुओ मत साहब, वो जिंदा हो सकता है, उसके टेंटिकल्स हिल रहे हैं। पर शोगन उसे छू के बता देता है कि ये मर चुका है, क्योंकि शोगन भी लाइफ्स की वेव्स को देख सकता है। अब हम उन 2 सैमुराइज को भी देखते हैं जिनको शोगन अपने साथ उस टापू पर लेके जाने वाला है और ये बस 4 ही उस टापू पर जाने वाले हैं। अब सीन वापस उसी टापू पर जाता है जहाँ रिन एक दोषी को ये बताता है कि ताओ भी लाइफ ही है। ताओ का इस्तेमाल करने से खुद की लाइफ पर भी असर पड़ता है।
अगर ताओ का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये शरीर और आत्मा पर बुरा असर डाल सकता है। दोषी का सवाल था कि लेकिन शरीर और आत्मा तो दो अलग अलग चीज हैं, जिस पर रिन जवाब देता है कि दोनों ही ताओ के फॉर्म हैं। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है, जिसने यहाँ पे सभी को कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर बात करने से मना किया था। दोषी उससे माफी मांगता है, लेकिन पिंकी गुस्सा नहीं थी। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने रिसोर्ट जैसा एक अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया है। ताओफा का ये काम रिन को भी बहुत पसंद आता है। पानी के ऊपर और पानी के अंदर ट्रेनिंग करने से ये लोग अपने डोइन और ताइसु को और अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। म्यूजिक मेडिटेशन में मदद करता है, जिससे शित्सु और शूतिन ट्रेन होता है, और वो कमरा उनके लिए खास बूचू जुत्सु परफॉर्म करने के लिए है। गुइफा इन सभी को बेकार बोलती है, यहाँ तक कि वो बूचू जुत्सु को भी बकवास बोलती है। उसका तो मानना है कि यिन और यान के बीच में ही रहना सबसे ज्यादा बेहतर है। रिन उसकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि हर किसी का ताओ अलग होता है और ताओ के मिलन से एक नई शक्ति बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि उसी कमरे में रैन और जूफा बूचू जुत्सु परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद तौफा जूफा को मुदान का बनाया टैन देती है, लेकिन वो देखती है कि उसके अंदर तो वो ग्लोइंग स्टफ है ही नहीं। वो जूजीन से पूछती है कि मुदान कहाँ है, लेकिन मुदान के बारे में तो उसे भी नहीं पता होता, क्योंकि पिछले सीजन में मुदान हमारे हीरोज के खिलाफ मारा जा चुका है। दूसरी तरफ सागिरी बाकी सभी से बोलती है कि हम सभी लोग टेंशन के ही महल में ठहरे हुए हैं, यहाँ पे रुकना उनके लिए सेफ नहीं होगा। सागिरी वापस गेट के बाहर जाने का सुझाव देती है, जहाँ उनकी मुलाकात गाबीमारू और मे से हो सकती है, क्योंकि गाबीमारू एलिक्सर की खोज में इस कैसल तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेगा। यूज़ुरिहा वहाँ सवाल करती है कि क्या हमें अभी भी उन्हें ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए, जैसा अब इन लोगों को पता चल चुका है कि ये टापू पूरी तरह मॉन्स्टर से भरा हुआ है। यहाँ तक कि गॉड लाइक टेंसन उन्हें मारने के लिए इस टापू पर घूम रहे हैं। तो उसका सुझाव है कि उन्हें अपनी मिशन को भूल जाना चाहिए और यहाँ से जल्द निकलने का एक पॉसिबल तरीका ढूंढना चाहिए। सागिरी फिर भी बोलती है कि हम उन लोगों से मिलेंगे, क्योंकि वो यूज़ुरिहा की ट्रिक्स को समझ रही थी। यूज़ुरिहा शुरू से ही ऐसे एक्ट कर रही है जैसे एलिक्सर जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब वो खाली हाथ इस टापू को छोड़ेंगे तब शोगन के सामने ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूशनर्स उसकी साइड में हो। यूज़ुरिहा बोलती है कि तो तुमने नोटिस कर लिया। तभी सागिरी उससे बोलती है कि मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन हम सभी यहाँ से इस टापू से एक साथ बाहर निकलेंगे, जिसमें गाबीमारू भी उनके साथ होगा। अब यूज़ुरिहा बोलती है कि शायद गाबीमारू यहाँ पहुँच चुका है, क्योंकि गेट के पास ही उसने टूटी दीवार देखी थी जो कि जली हुई थी। लेकिन जब वो गाबीमारू से मिलेगी तब वो उसको उसकी वाइफ के बारे में कैसे बताएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाबीमारू और बाकी सब मे की मदद से टेंसन के कासल की तरफ बढ़ रहे हैं। गाबीमारू की मेमोरीज अभी तक वापस नहीं आई है। वो सोच रहा है कि उसे इन लोगों का क्या करना चाहिए। उसे अपने मिशन के बारे में तो पता चल गया है, जो कि उसे बहुत घटिया लगता है। आखिर गाबीमारू ने इस मिशन के लिए क्यों हाँ की होगी, इसके पीछे ऐसा कौन सा कारण होगा। गाबीमारू यही सोच रहा था। फूची गाबीमारू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, वो कल से ही बहुत अलग लग रहा है। तभी गाबीमारू अज़ा और तोमा से टकरा जाता है, जो कि दोषी की मदद से कैसल तक पहुंच रहे थे। अज़ा गाबीमारू को पहचान लेता है कि वो भी एक क्रिमिनल है जो उसी की तरह बोट पर यहाँ आया था। अज़ा गाबीमारू पर हमला कर उसे लड़ने के लिए चुनौती दे देता है। फूची तोमा से बोलता है कि हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। अब गाबीमारू अज़ा पर हमला करने बढ़ता है। अज़ा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाबीमारू उस पर चढ़कर उसकी गर्दन ही तोड़ देता है और बोलता है कि एक साथ लड़ना बेमतलब है। तभी मे चिल्लाकर बोलती है कि उसका ताव बहुत ही बड़ा है। अज़ा मुस्कुराता है और गाबीमारू को जमीन में दे मारता है। फूची बोलता है कि उसकी टूटी गर्दन वापस से हील हो गई। गाबीमारू ने इन लोगों से कल रात ही इमोर्टल लोगों के बारे में सुना था जो इस आइलैंड पे राज करते हैं। वो अज़ा को अधमरा कर उससे जानकारी निकालने का फैसला करता है, लेकिन अज़ा उसे एक बार फिर बुरी तरह पटक देता है। वो हैरान था कि आखिर ये हंस क्यों रहा है। गाबीमारू इसीलिए हंस रहा था क्योंकि उसे समझ आ गया है उसे अज़ा को तब तक मारना है जब तक वो रीजनरेट होना बंद नहीं कर देता। जिसके बाद गाबीमारू उसके दिमाग पर, उसकी आंखों पर, उसकी आर्टरी पर, उन जगहों पर हमला करने लगता है जो बहुत ही नाजुक होते हैं। अज़ा भी उसे इंसान मानने से मना कर देता है, क्योंकि गाबीमारू एक जंगली की तरह लड़ रहा था। उनकी लड़ाई देखो तो ऐसा लगे जैसे दो जानवर लड़ रहे हो। इतनी मार खाने के बाद भी अज़ा बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुमने तो मुझे निराश किया है।
जिसके बाद अज़ा जमीन पर पैर मारता है और जमीन फट जाती है। उसने तो गाबीमारू को बहुत ही ताकतवर समझा था, लेकिन वो तो बहुत ही कमजोर निकला है। अज़ा गाबीमारू पर ताऊ से हमला कर उसकी हालत खराब कर देता है। गाबीमारू भी वापस हमला करता है, लेकिन अज़ा के सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि वो उसके हमले को आसानी से पढ़ लेता है और गाबीमारू के मुंह पे जोर का मुक्का देता है। इसके बावजूद गाबीमारू ने उसकी 2 उंगली उखाड़ फेंकी थी। तामिया ये साफ देख पा रहा था कि पिछली लड़ाई के मुकाबले गाबीमारू यहाँ बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। वो मे से पूछता है कि क्या पिछली लड़ाई ने गाबीमारू को कमजोर कर दिया है। मे गाबीमारू का ताव देख पा रही थी, जो कि गलत था। गाबीमारू का ताव स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक नहीं, जबकि वीक ताकतवर का ही बीज होता है। वो बोलती है कि गाबीमारू के अंदर कुछ तो गायब है। गाबीमारू को भी बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे भी महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ तो मिसिंग सा है। खैर गाबीमारू अज़ा से वापस से लड़ने लगता है। अज़ा उसकी बुरी पिटाई कर रहा था और गाबीमारू जो हमला करता है वो उसका वापस से हील हो जाता है। अज़ा अपने भाई तोमा को अब बाकी सबको भी खत्म करने के लिए कह देता है। फुची हैरान हो जाता है कि उनका एग्जीक्यूशनर एक क्रिमिनल का भाई है। तोमा सबसे पहले तामिया का एक हाथ कटा देखकर उस पर हमला करने आता है। तामिया उसकी तलवार को बीच में ही पकड़ लेता है। उसका माथा सटक गया था। वो उससे सीधा पूछता है कि मेरा एक हाथ कटा देखकर क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। अपने सिर से हमला कर वो तोमा को जमीन में घुसा देता है और बोलता है कि मैं अपनी तलवार निकाले बिना भी तुम्हें हरा सकता हूँ। फूची बोलता है कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है इसके बावजूद वो हमारे क्लैन का है। तामिया उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो तोमा को लेसन सिखाना चाहता है। तोमा अपना दिमाग लगाकर तामिया पर हमला करने आता है। तामिया हमले से पहले ही उसके मुंह पे घुसा मारता है। तोमा अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से तामिया के पैरों पर हमला करने आता है, लेकिन तामिया उसके ब्लेड को पैर के नीचे ही रोक लेता है और बोलता है कि तुम टैलेंटेड तो हो लेकिन अभी काबिल नहीं हो, और उसकी गलतियां बताते हुए उसे पीटने लगता है। उसके लड़ने के फॉर्म को देखकर तामिया बोलता है कि तुम हमेशा असली लड़ाई में अपने भाई पर निर्भर रहते हो ना, और उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखकर ये बात साबित भी होती है। तोमा बोलता है कि अगर उसका भाई ना भी चाहे तो भी वो उसे फॉलो करेगा। उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो झुंड में रहते हैं। जिन लुटेरे ग्रुप के वो मालिक हैं वो उनके लिए बस एक प्यादे हैं और वो उनमें से किसी को अपना साथी नहीं मानता। वो बोलता है कि मुझे और मेरे भाई को बस एक दूसरे की जरूरत है। इसके बाद तोमा वापस से खड़ा हो जाता है। तामिया उसके तलवार को पकड़ने के तरीके को देख इम्प्रेस हो जाता है कि ये तो काफी तेजी से सीख रहा है। तोमा दोषी को भी काम पे लगने के लिए कहता है और फूची और उस लड़की को खत्म करने के लिए कहता है। यहाँ गाबीमारू और अज़ा की जंगली लड़ाई में ये उसके लिए टफ तो है, लेकिन वो इसे मार सकता है। ताओ की मदद से वो गाबीमारू के मूवमेंट को आसानी से प्रिडिक्ट कर पा रहा था। दोषी ने उसे बताया था कि उसका ताओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर अज़ा अपने ताओ पे कंट्रोल नहीं पाएगा तो उसका ताओ उससे ही निकल जाएगा। अब अज़ा गाबीमारू पर जोरदार हमला करता है। गाबीमारू समझ चुका है कि उसके पूरे फोकस के बिना वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, जिसके बाद गाबीमारू उस अजीब सी फीलिंग को भूल कर पूरी तरह होलो हो जाता है और उसे अपनी चीफ की वो बात याद आती है कि मरते हुए भी अपने विरोधी को इतना डैमेज दो जितना तुम दे सको। जिसके बाद गाबीमारू अपनी निम्पो ब्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और ये टेक्निक गाबीमारू के शरीर को भी जला रही थी, यानी कि वो अज़ा को मारने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है। गाबीमारू की इस टेक्निक के सामने अज़ा नहीं टिक पाता। वो उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। अब अज़ा अपने घायल शरीर को वापस से हील भी नहीं कर पा रहा था। अज़ा उससे पूछता है, क्या तुम मेरी जान लेने के लिए वाकई अपनी भी जान दे दोगे? गाबीमारू बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मरने के बाद कोई और उसकी जगह ले लेगा। वो तो बस ज्यादा से ज्यादा मुसीबतों को ठिकाने लगा रहा है। शिनोबीज हमेशा ग्रुप में हमला करते हैं। उनके में एक अकेले की जान की कोई कीमत नहीं होती। गाबीमारू कहता है कि और वैसे भी उसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, लेकिन अज़ा मरते हुए घबरा रहा था क्योंकि उसके पास है जो वो कभी खोना नहीं चाहता। अज़ा गाबीमारू को थैंक्स कहता है उसे याद दिलाने के लिए। उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपने पूरे ताऊ को रिलीज करने का फैसला कर लिया है। जिसके बाद हम अज़ा का एक भयानक ही रूप देखते हैं। अज़ा के शरीर से अजीबोगरीब टेंटिकल्स निकल रहे थे जिन्होंने गाबीमारू को उससे दूर कर दिया था। उसको देखने से ऐसा मालूम होता है जैसे उसका शरीर टूट रहा है। सभी लोगों के बीच में अज़ा का भाई तोमा भी अपने भाई का ये रूप देख बहुत ही हैरान था।
अज़ा के टेंटिकल्स गाबीमारू पर हावी होने लगते हैं। इस बीच गाबीमारू अपनी आग की लपटों को हद से ज्यादा तेज कर देता है, जो कि गाबीमारू की हालत को और भी ज्यादा खराब कर देता है। इस बीच अज़ा को भी कुछ हो रहा था। वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे महसूस करता है। उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपने सामने एक वर्टेक्स यानी एक भंवर देखता है। उसके अंदर उसे वो चेहरे दिखाई देते हैं जो उसे और भी गुस्सा दिला रहे थे। तामिया को समझ नहीं आ रहा था आखिर गाबीमारू अपने ताऊ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। मैं बोलती है कि गाबीमारू अपने ताऊ का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और पता नहीं कैसे, लेकिन उसके विरोधी का ताऊ बहुत ही बड़ा है। गाबीमारू नहीं जीत पाएगा और अगर गाबीमारू ने वापिस अपनी ब्लेज टेक्निक का इस्तेमाल किया तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन गाबीमारू को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि अगर वो यहाँ खत्म हो जाएगा तो कोई और निंजा उसकी जगह ले लेगा और इस वक्त अज़ा को हराना उसके लिए उसकी जान से ज्यादा जरूरी है। लेकिन तभी गाबीमारू की वाइफ की यादें, जो उसे याद भी नहीं है, उसे वापस से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार गाबीमारू नहीं रुकता। वो अज़ा की तरफ बढ़ता है। अपनी ब्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गाबीमारू की मांसपेशियां फटने लगी थी। वाकई वो यहाँ उसे हराने के लिए मरने के लिए भी तैयार है। फूची सोचता है कि अगर ये सिर्फ माफी पाने के लिए कर रहा है, तो अगर ये यहाँ मर गया तो इन सब का यहाँ मतलब ही क्या रहेगा। यही हाल यहाँ अज़ा का भी है। गाबीमारू को हराने के लिए वो अपने आप को ही खो चुका है। तो मैं वहाँ ये सब देख बहुत ही हैरान था। वो सवाल करता है कि आखिर उसका भाई ये सब क्यों कर रहा है। तभी उसे तामिया की वो बात याद आती है कि वो हमेशा अपने भाई को ही असली लड़ाई लड़ने देता है। अब उसे समझ आने लगा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उसका भाई ये सब उसके लिए कर रहा है। तो माँ अज़ा को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ अज़ा गाबीमारू पर पूरी तरह हावी हो गया था। लेकिन उसी वक्त एक पल ऐसा आता है जब अज़ा अपने आप को पूरी तरह खोकर ये भूल गया था कि वो कौन है। और तभी उस अपने भाई की आवाज आती है जो उसके बाहों में पड़ा था और अज़ा के टेंटिकल्स ने उसे घायल कर दिया था। जिस खूबसूरत चेहरे पर आज तक उसने कोई आंच नहीं आने दी, आज अज़ा की वजह से ही उसके भाई के चेहरे पर निशान आ गया था। तो माँ अपने भाई से माफी मांगता है। उसे हमेशा से लगता था कि वो एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वो कमजोर था, इसीलिए उसके भाई को हमेशा अकेले लड़ना पड़ता था। वो निर्भर रहने के लायक नहीं है, इसीलिए आज अज़ा उसके लिए ऐसा बन गया है। तो माँ अपने भाई को होश में आने के लिए कहता है। गाबीमारू को मौका दिखता है। वो दोनों को एक साथ जलाने वाला था। मैं उसे रुकने के लिए कहती है। उसके शरीर में बिल्कुल भी ताव नहीं बचा है। गाबीमारू के एक और हमला करते ही वो यकीनन मारा जाएगा। मैं वहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और उस जमीन को फाड़ देती है। गाबीमारू हैरान हो गया था। वो किसी तरह बच जाता है, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा वो अज़ा को मारता है। अपने भाई को बचाने के लिए अज़ा खुद उस खाई में गिर जाता है और अपने भाई से कहता है कि वो उसका इंतजार करे। ताव का इस्तेमाल करने से मे की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कुछ ही सेकंड में मे एक बच्ची से यंग वुमेन में बदल चुकी थी। दूसरी तरफ सागिरी और बाकी सब अब उस कासिल से बाहर निकलते हैं और अब जाके इन्होंने इस जगह को ध्यान से देखा है। ये जगह वाकई बहुत ही रहस्यमय है। इनके आसपास एक अजीब तरह का मंत्र गूंज रहा है। आखिर कौन होगा इस टापू का रचयिता और उसने ये सब कैसे बनाया होगा। होको मन में सोच रहा था कि उसे बताया गया था कि ये जगह एक एक्सपेरिमेंट साइट है। कोई एक शख्स था जिसने इस पूरे टापू को बनाया है। वो सोचता है कि इंसान टेंशन को मारने में कामयाब हो गए, तो क्या अब इस टापू पर कुछ बदल पाएगा और क्या होको ये सब अपनी आंखों से देख पाएगा। वो ये सवाल करता है। गेट के बाहर उन सभी लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हो जाती है। दोनों तरफ के लोगों के पास ही अपने अपने सवाल थे। सागिरी पूछती है कि तोमा को क्यों बांधा हुआ है और गाबीमारू को क्या हुआ। वहीं फूची पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। मे को ठीक देख के होको को शांति मिलती है और उसे समझ आ गया था कि मे ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। वहीं वो दोषी को भी कुत्ते की तरह बंधा देख हैरान था। वहीं फूची भी हैरान था कि एक कटा हुआ पेड़ बोल कैसे पा रहा है। होको की आंखों में उम्मीद थी। कुछ ऐसे इंसान इस टापू पर आए हैं जिन्होंने दोषी, शोशिन और यहाँ तक कि गॉड तक को भी हरा दिया। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फूची को सेंटा की कब्र के पास देखते हैं। सेंटा के साथ की सारी यादें उसे याद आने लगती हैं। उसकी आंख से आंसुओं का झरना बहने लगता है। मेनलैंड से जितने भी लोग यहाँ इस टापू पर आए थे, अब ये लोग उनमें से आधे भी नहीं बचे हैं।
शियोन वहाँ कहता है, हमें अभी इस कैसल से बहुत दूर चले जाना चाहिए, इनके ऊपर वापस से टेंशन का हमला होने का खतरा है। सागिरी जाने से मना कर देती है क्योंकि मैं और गाबीमारू की हालत बहुत खराब है। तामिया तोमा को देखकर बोलता है कि ये हमें कुछ भी नहीं बता रहा है और ये गद्दार है, तो तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम्हारे लिए मैं इसे मार देता हूँ। सागिरी उसे बीच में ही रोक देती है ये कहकर कि हम नहीं जानते कि ये लोग किस चीज से गुजरे हैं और वो तोमा को तब तक नहीं मारेंगे जब तक वो उन्हें मारने की कोशिश नहीं करता। दोनों के बीच मामला गर्म होने लगता है। तभी यूसिरिहा उन दोनों को वापस याद दिलाती है कि गाबीमारू की हालत कैसी है। गाबीमारू लगभग अपनी मौत की कगार पर है। तामिया बोलता है कि गाबीमारू की हालत इन चोटों की वजह से नहीं है, बल्कि तामिया ने ही उसे पीटकर बेहोश किया है क्योंकि वो लड़ने से रुक ही नहीं रहा था। शियोन देख पा रहा था कि गाबीमारू के अंदर का ताव बिल्कुल ही सूख गया है, उसकी मौत यहाँ कभी भी हो सकती है। फूची वहाँ आकर बताता है कि उसने हर तरीका लगाकर आजमा लिया है पर गाबीमारू के जख्म भर ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नुकसान सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी हुआ है। गाबीमारू को होश आ जाता है लेकिन उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। वो अपने सामने खड़े किसी भी इंसान को नहीं पहचान पा रहा था। सागिरी उसकी चोट को देखने की कोशिश करती है लेकिन गाबीमारू उसके हाथ को ही हटा देता है और बहुत ही कोल्डली बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। शियोन उसे बताता है कि उसकी चोटें भर नहीं रही है, अगर उसने लापरवाही की तो उसकी मौत भी हो सकती है, जिस पे गाबीमारू का जवाब था कि उसे फर्क नहीं पड़ता। सागिरी हैरान हो जाती है और वो गाबीमारू से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर गाबीमारू अपना नाम गाबीमारू द होलो बताता है। सागिरी समझ जाती है और गाबीमारू भी तुरंत उस पे हमला कर देता है। शियोन और फुची तुरंत गाबीमारू के हमले को रोक देते हैं और सागिरी से पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। गाबीमारू के जख्मों से खून फटकर बाहर आने लगता है। सागिरी बताती है कि ज्यादा ताव यूज करने की वजह से शायद उसका असर गाबीमारू के दिमाग पर हुआ है। शियोन भी गाबीमारू के ताव को देखने की कोशिश करता है। सागिरी समझ जाती है कि उनके अलग होने के बाद भी गाबीमारू बस लड़ता ही रहा। घायल होने के बाद भी, नीचे गिरने के बाद भी वो वापस से खड़ा हो गया। उसने कभी आराम ही नहीं किया। सागिरी गाबीमारू की तरफ बढ़ रही थी। गाबीमारू मन में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे इस लड़की को मार देना चाहिए? सागिरी गाबीमारू से बात करती है, उसे बताती है कि उसकी याददाश्त खो गई है। जैसा हाल ताओ ने गाबीमारू का किया है, ताओ वैसे ही गाबीमारू को ठीक भी कर सकता है, जैसा सागिरी और नुरुगाई ने पिछले सीजन में इसको फील भी किया था। सागिरी गाबीमारू को उससे दूर भागने के लिए मना करती है। वो उसकी दुश्मन नहीं है, पर फिर उसे याद आता है कि वो तो एक एग्जीक्यूशनर है जिसको गाबीमारू पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। जब शियोन ने भी उससे ये सवाल पूछा था कि गाबीमारू और उसके बीच में क्या रिश्ता है, तब भी सागिरी कोई जवाब नहीं दे पाई थी। लेकिन अब इस बार वो गाबीमारू से बोलती है। वो उसकी सबसे जरूरी दोस्त है, वो उस पे भरोसा कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद गाबीमारू बार बार उसका हाथ हटाया जा रहा था, जिससे सागिरी इरिटेट हो जाती है और गाबीमारू के ऊपर ही बैठ जाती है। ताकत ना होने की वजह से गाबीमारू बेचारा उसे उठा भी नहीं पा रहा था। सागिरी बोलती है कि उसने उसे अपने आप को सबसे जरूरी दोस्त बताया है, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता है वो इस शब्द से भी गहरा है। गाबीमारू बेचारा सागिरी को हटा नहीं पा रहा था, जिस वजह से सागिरी को इसमें और भी मजा आने लगता है। तामिया वहाँ पीछे ये सब देखते हुए पूछता है कि क्या इसे ही बोचुजुत्सु बोलते हैं? मैं शर्माते हुए बोलती है कि नहीं, लेकिन ये उसके बहुत ही आसपास है क्योंकि उन दोनों में ही एक दूसरे का ताव सर्कुलेट हो रहा है और इस वजह से गाबीमारू का ताव भी हील हो रहा है। यूजिरिहा और शियोन ने सागिरी का ये रूप कभी नहीं देखा था। शियोन ये तो समझ गया था कि उनका ताव एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, लेकिन उनके बीच एक और रिश्ता है जो वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। गाबीमारू भी इस फीलिंग को फील कर पा रहा था, उसकी ताकत वापस आ रही थी। सागिरी बोलती है कि हमें वापस जाने के लिए एक साथ काम करना होगा, लेकिन उससे भी जरूरी कुछ है कि गाबीमारू को वापस जाकर किसी से मिलना है। अब गाबीमारू को भी अपनी वाइफ याद आ जाती है। दूसरी तरफ हम मजा को देखते हैं जो पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। अभी वो वापस से नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो समझ गया है कि वो ताओ की ताकत उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। उस ताकत के नशे में उसने अपने आप को ही खो दिया था। अज़ा के मन में चल रहा है कि उसे इस ताकत को मास्टर करना है, जिसके बाद कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। उसकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ उसे बहुत सारे मॉन्स्टर भी मिल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ ये लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए एक गुफा में आ जाते हैं। शियोन बोलता है कि
टेंशन से हम यहाँ भी सेफ नहीं हैं। जिस पर तामिया पूछता है कि क्या टेंशन ने तुम्हें इतना ज्यादा डरा दिया है। यूजिरिहा बोलती है कि उनसे तो डर लगना ही चाहिए, तुम उन्हें काटोगे फिर भी वो नहीं मरेंगे। गाबीमारू बोलता है कि उसकी मुलाकात भी एक टेंशन से हो चुकी है। सागिरी खुश हो जाती है कि धीरे धीरे गाबीमारू की याददाश्त वापस आ रही है। गाबीमारू सभी से माफी मांगता है, उसने सभी के लिए बहुत दिक्कत खड़ी करी थी। वो सोचता है जिस ताओ ने उसकी ये हालत कर दी थी वो टेंशन कितने ज्यादा इंसेन है जो इसे कंट्रोल कर पाते हैं। यूजिरिहा बोलती है फिर चलो हम इस टापू से यहाँ से निकल जाते हैं, पर अगर गाबीमारू ऐसे ही यहाँ से चला जाएगा तो वो अपनी वाइफ को कभी नहीं देख पाएगा। गाबीमारू को पार्डन चाहिए। यूजिरिहा सागिरी को गाबीमारू को बताने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लोग गाबीमारू को इल्यूजन के बारे में बताते हैं जो इवाकुरे विलेज के चीफ ने ही किया होगा। गाबीमारू कहता है कि वो जब तक मेन लैंड पे जाके खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेगा तब तक उसका इरादा नहीं बदलेगा। उसका अभी भी मकसद एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढकर शोगन को देना है। यूजिरिहा पूछती है कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि उसकी वाइफ मौजूद है, जिस पर गाबीमारू बोलता है कि वो उसे महसूस कर सकता है। सागिरी भी यूजिरिहा को शांत हो जाने के लिए कहती है, पर लेकिन यूजिरिहा आज यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देना चाहती थी। वो गाबीमारू को यही अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहती है। अब गाबीमारू सोचने लगता है वो चीजों को याद रखने में अच्छा नहीं है, लेकिन उसे अभी भी कुछ चीजें याद हैं। गाबीमारू को अभी भी उसकी हल्की हल्की आवाजें याद है, उसके हाथ, उसकी आंखें, उसके लंबे लंबे बाल उसे थोड़े थोड़े याद हैं। जब वो बाहर बैठता है सूरज और हरियाली के बीच तब वो उसे स्मेल कर पाता है। गाबीमारू अपनी वाइफ को याद करने लगता है और उसे याद आता है कि उसका नाम यूई था। गाबीमारू कहता है कि वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी वाइफ को फील कर सकता है, इसीलिए वो इस टापू से निकलकर अपनी वाइफ को देखना चाहता है। गाबीमारू का भरोसा देख सागिरी खुश हो जाती है। तामिया भी उसका साथ देने का मन बना लेता है। शियोन देखता है कि गाबीमारू का ताओ पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। गाबीमारू की वाइफ, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी दोनों है। दूसरी तरफ हम मजा को देखते हैं जिसने अब तक सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, और तभी उसके पीछे रैन आ जाता है जो यहाँ के हालात देख उससे पूछता है क्या तुमने ही मुदान को मारा है। रीन तुरंत अज़ा पर ताओ से हमला करता है और अज़ा का हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता है, जो देख रीन हैरान हो गया था। दूसरी तरफ फूची दोषी को जाने देता है। वैसे तो वो उसके अंदर की पूरी एनाटॉमी को देखना चाहता था, लेकिन अभी उसका किसी को भी फाड़ने का मूड नहीं है। दूसरी तरफ मे की हालत ठीक ही नहीं हो रही थी। ये बुखार से ज्यादा कुछ है जिससे वो रिकवर नहीं हो पा रही है। सागिरी और यूजिरिहा को अभी तक पता नहीं था कि मे भी टेंशन में से एक है। फूची ने अपनी आंखों से मे की ताकत को देखा है जो वो इन्हें बताता है। फूची के पास अभी भी कुछ ऐसा खास सामान बचा हुआ है जिससे वो मे के फीवर के लिए शायद वो कुछ कर सकता है, लेकिन इसके बदले में वो मे से अपने बारे में और टेंशन के बारे में सब बताने के लिए कहता है। फूची ने यहाँ अपने लोग खोए हैं तो मे का आंसर ही डिसाइड करेगा कि क्या वो उसे माफ कर पाएगा। दूसरी तरफ गाबीमारू की याददाश्त अब पूरी वापस आ चुकी है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स अभी भी थोड़ी थोड़ी डल है, इसीलिए गाबीमारू इन चारों को एक साथ उस पर हमला करने के लिए कहता है। तामिया की तो खिसक जाती है कि गाबीमारू ने उसको प्रैक्टिस के लिए यूज करने का सोचा भी कैसे। वो तोमा से भी कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो मार सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत गाबीमारू से तोमा ही यहाँ करता है। अब तक की जो लड़ाइयाँ गाबीमारू ने यहाँ आके लड़ी हैं, उसने इनसे सीखा है कि ज्यादा ताओ का इस्तेमाल करना भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन ताओ के इस्तेमाल किए बिना वो टेंशन जैसे गॉड्स को भी नहीं हरा पाएगा। उसे इसी कम वक्त में इस बैटल के दौरान ताओ का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। तोमा और तामिया एक साथ गाबीमारू पर हमला कर देते हैं। गाबीमारू तोमा की मूवमेंट को आंखों से नहीं देखता, वो उसके ताओ को फील करके उसके हमलों से बचता है और उसे नॉक कर देता है, और तभी तामिया गाबीमारू के पीछे आ जाता है। वो तामिया के ताओ को देखता है जो बहुत ही बड़ा था, वो उसे ओवर पावर नहीं कर पाएगा, इसीलिए गाबीमारू उसके ताओ के वीक पॉइंट पर हमला करता है। इस हल्के से हमले का असर भी तामिया के ऊपर बहुत ही असरदार था। वैसे तामिया गाबीमारू के खिलाफ अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, ये उसका प्राइड कहता है, पर क्या ताओ के खिलाफ ताओ की लड़ाई में गाबीमारू
टेंसन को हरा पाएगा जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग 1000 सालों से की है। अब चारों के चारों एक साथ गाबीमारू पर हमला कर देते हैं। गाबीमारू नुरुगाई को पकड़कर कुछ ऐसा करता है जिससे वो तीनों ही पीछे हो जाते हैं। यहाँ गाबीमारू ने उन तीनों के ही ताव को उनके ही खिलाफ यूज किया है और यही टेक्निक के साथ वो टेंसन का भी सामना करेगा। जितने ताकतवर हमले के साथ वो आएंगे, गाबीमारू उनके हमले को उनकी ही तरफ कर देगा। लेकिन अभी भी गाबीमारू को इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। ये काफी नहीं है टेंसन को हराने के लिए। शियोन वहाँ सोच रहा था कि शायद गाबीमारू टेंसन के लेवल पर पहुँच सकता है, पर क्या उन लोगों को एक क्रिमिनल के ऊपर डिपेंड होना चाहिए? खैर, इस बात को भूलकर शियोन उसे बताता है जो उसने ताओ का इस्तेमाल करके ऑब्जर्व की है। उसे लगता है कि ताओ के भी टाइप्स होते हैं जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स और कंपैबिलिटी होती है। अगर वो लोग ताओ को इस लेवल तक समझ जाए तो वो इमोर्टल्स को भी मार सकते हैं। दूसरी तरफ तोमा तामिया के सामने झुक जाता है। वो चाहता है कि तामिया उसे लड़ना सिखाए। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वो अपने लंबे सुनहरे बालों को भी काट देता है। तामिया तोमा को सिखाने के लिए मान जाता है। तोमा को ताकतवर होना है ताकि वो अपने बड़े भाई पर बोझ ना बने, और इनका क्या है, इनको तो वो बाद में भी मार सकता है। दूसरी तरफ अज़ा रीन से लड़ने के बाद इतना समझ गया था कि उसका सामना इस बार किसी दोषी से नहीं हो रहा है। रीन अज़ा की तारीफ करता है। वे तान हुआ फ्लावर जो इंसानों को टैन में बदलते हैं, वो अज़ा के टैन को खाने की बजाय उसी के साथ ही मिक्स हो गए। अब रीन अज़ा के ऊपर ताओ के हमलों की बारिश कर देता है। अज़ा समझ गया था कि वो इससे ऐसे तो नहीं जीत पाएगा, इसीलिए वो अपने आप को रिस्क में डालकर वापस से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को इस फॉर्म में खो न दे। उसने रीन को भी सरप्राइज कर दिया था। अज़ा अपने टेंटिकल से रीन के ऊपर काफी तेज हमले करता है। रीन भी उन हमलों को आसानी से रोक लेता है, पर इस फॉर्म में अज़ा काफी ताकतवर और तेज हो गया था। वो रीन के एक हाथ को काट देता है। रीन भी हैरान रह गया था, लेकिन साथ ही साथ अज़ा एक बार फिर अपने आप को खोता जा रहा था। उसे ये सब जल्दी से खत्म करना था। वो रीन के वीक पॉइंट को ढूंढ लेता है और उसके बहुत सारे टुकड़े कर देता है। अब रीन का शरीर रीजनरेट नहीं हो पा रहा था। अज़ा अपनी जीत मानकर चैन की सांस लेने ही वाला था और तभी उसके पीछे कई सारे रीन प्रकट हो जाते हैं। रीन अज़ा से इम्प्रेस है कि वो वेतान हुआ फ्लावर्स के ताव को यूज कर पा रहा है। ऐसा उसने यहाँ कभी भी होता हुआ नहीं देखा था। उसे अज़ा में इंटरेस्ट आने लगता है। अज़ा भी वहाँ अपनी लिमिट पर पहुँच चुका था। अब उसका शरीर उसके कंट्रोल से हिल भी नहीं रहा था। रीन उसकी नाभि पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब अज़ा को होश आया, उसने अपने हाथों को बेड पर बंधा हुआ पाया। उसके सामने रीन था जो अपने फीमेल फॉर्म में थी। वो बोलती है कि अज़ा की बॉडी बहुत ही ज्यादा कीमती है और वो उसके साथ बोचो जुत्सु करना चाहती है ताकि वो उसके बॉडी के अंदर के ताओ सर्कुलेशन को और भी डीपली जान सके। वो अज़ा को बताती है कि ताओ के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये पांचों ताओ एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, लेकिन बोचू जुत्सु से ताओ को वापस से रिस्टोर किया जा सकता है, बल्कि ताओ की ताकत को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये तभी ही ज्यादा असरदार रहेगा जब इसमें दोनों की ही सहमति होगी। इसीलिए रिन अज़ा से पूछती है कि क्या उसकी कोई फैंटेसी है कि वो उसके साथ कैसे करना चाहेगा। अज़ा तुरंत अपने हाथों को खोलकर खड़ा हो जाता है। अरे वाह, आज तो मिलेगी। लेकिन नहीं, अज़ा बोलता है कि अगर कुछ करना ही है तो मुझे इस आइलैंड के बारे में बताओ। वो पूछता है कि वो कौन है और इस टापू पर क्या चल रहा है। वहाँ दूसरी तरफ मैंने फूची को बताया है कि इस टापू को और टेंसन को सिर्फ एक इंसान ने ही बनाया है। मेन आइलैंड से आया एक प्रसिद्ध साधु जो इमोर्टैलिटी पे रिसर्च कर रहा था। ताओइज्म में कहते हैं कि हर एक चीज ताओ से ही बनी है। जब वो इस टापू पर आया तो उसने यहाँ एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे वो ताओ को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पा रहा था। इसके बाद उसने यहाँ इस टापू पर कई जीवित चीजों पर एक्सपेरिमेंट किए। एक दूसरे के ताओ को मिलाकर उसने नए जीवों का यहाँ निर्माण किया। इसी तरह टेंसन जीवों का जन्म हुआ, जो कि इंसान और फूलों का एक नया जन्म है। इसीलिए हर एक टेंसन के पास दो जेंडर होते हैं। वो यहाँ इस टापू पर 1000 सालों
से ताओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक मामूली इंसान जो ताओ का इस्तेमाल करना नहीं जानता वो उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। यूजिरिहा पूछती है कि अगर वाकई में टेंसेन इतने महान क्रिएचर हैं तो वो अब तक इस टापू पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी मेनलैंड पे जाने का क्यों नहीं सोचा। जिस पर मे जवाब देती है कि ताओइज्म में अमरता प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन और ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यही इस प्रोसेस को नाय तानो कहा जाता है। लेकिन इससे भी अलग ताओइज्म में एक और तरीका है इमोर्टैलिटी को पाने के लिए गाय तानहो को बनाना, जो कि टेंसेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जिसकी खोज में ये लोग यहाँ आए हैं। यूजिरिहा और सागिरी हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में एलिक्सिर ऑफ लाइफ मौजूद है। फुची बताता है कि लेकिन वो अभी भी बनाने की कोशिश की जा रही है। टेंसेंस ने रिसर्च और डेवलपमेंट्स के जरिए गाय तानहो के ही जैसा टैन बनाया है, जो कि इंसानों के अंदर के ताओ को खींचकर बनाया जाता है। इसके ही जरिए टेंसेन 1000 सालों से जिंदा है। ये उनकी उम्र को बढ़ा देता है। सभी टेंसेंस का भी ताओ इम्परफेक्ट है, इसीलिए अगर वो कम समय में अपने ताओ का ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो उनकी भी मौत हो सकती है। यूजिरिहा बोलती है कि 1000 सालों में तो उनके पास टैन का भंडार होगा, और अगर उन्होंने अपने आप को परफेक्ट कर लिया तब वो क्या करेंगे। मैं बोलती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसके ग्रैंड मास्टर शूफू को जरूर पता होगा। हमें पता चलता है कि शूफू ही वो साधु था जिसने सभी टेंसेन और इस टापू को बनाया है। फूची बताता है कि लोग उसे जुफुकू के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो क्वीन डायनेस्टी के समय के दौरान पहले एम्पीरियर के लिए काम करते थे। उन्होंने इमोर्टैलिटी के पीछे बड़े घरानों से 3000 बच्चे लेकर और 100 कारीगर को लेकर ईस्टर्न सी में गायब हो गए थे, और शायद शुफुकू उन सभी को लेकर इसी टापू पर आया था। इस बात को बीते 1000 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद शुफुकू अभी भी इस टापू पर कहीं जिंदा है और अपनी रिसर्च कर रहा है। और यही सब बात रीन भी बिस्तर पर अज़ा को बता रही थी। रीन अज़ा के और भी करीब आने लगती है। अज़ा उसके बालों को खींचकर पूछता है कि मतलब कि यहाँ के सभी मॉन्स्टर को एक इंसान ने बनाया है। रीन इस पर हाँ कहती है और बताती है कि सभी को बनाने के पीछे का भी एक कारण था। होको क्रिएचर का काम अमर हुए लोगों की लाइफस्टाइल को देखना था। शोशिंस का काम होको को ताओइज्म सिखाना था। यहाँ तक कि टेंसेंस को भी उनके ग्रैंड मास्टर ने अपने ताओ और फ्लावर्स के ताओ को मिलाकर बनाया था। अज़ा उससे पूछता है कि क्या ये वाकई में इतना आसान है। वो बोलती है कि ये आसान नहीं है, ताओ जिंदगी का सोर्स है। वो कहती है कि हर एक चीज ताओ से बनी है, भले ही उसमें जान हो या ना हो। अगर ताओ को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लिया जाए तो नेचर के लॉस को भी चेंज किया जा सकता है। पर जहाँ बेजान चीजों के ताओ को कंट्रोल करना आसान होता है, वहीं जीवित चीजों के ताओ को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और इसीलिए अज़ा की बॉडी बहुत ही ज्यादा कीमती है और वो उसकी बॉडी पर रिसर्च करना चाहती है। अज़ा रेन को रोकते हुए पूछता है कि उसके बाद क्या वो टापू पर हर एक चीज को टैन में बदल देंगे। जिस पर रेन मना करते हुए बोलती है कि सिर्फ टापू पर ही नहीं, वो मेन लैंड पर भी सभी लोगों को टैन में बदल देना चाहती है, और ये सब करने के लिए उसे परफेक्ट टैन की जरूरत है। और अगर अज़ा उसका साथ देगा तो वो उसे मौका देगी उनमें से एक बनने का। अज़ा के सामने ये साफ था कि इस वक्त तो वो रेन को बिल्कुल नहीं हरा पाएगा और ना ही वो यहाँ से भाग सकता है। अपने भाई को बचाने के लिए अज़ा हर एक चीज करने के लिए मान जाता है जो रेन उससे चाहती है। दूसरी तरफ अचानक से मे बेहोश होने लगती है। हम देखते हैं कि मे का एक हाथ पेड़ में बदलता जा रहा है। हमें पता चलता है कि मे की बॉडी इम्परफेक्ट है। जब भी वो ताओ का इस्तेमाल करती है उसका शरीर पेड़ में बदलने लगता है। मे अपने आप को हील नहीं कर सकती और ना ही कोई और उसके ताओ को हील कर सकता है, क्योंकि मे का ताओ बहुत ही कम है। असल में रेन ने उसके ओव्यूल यानी कि टेंडन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो लोग रेन के बारे में पूछते हैं, जिस पर मे उन्हें बताती है कि मे और रेन जोफू के बनाए वो पहले स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में रेन चेंज हो गई और कई लोगों को मारने लगी गाय तानहो बनाने के लिए। और जब उसने रेन को रोकने की कोशिश की तब उसे भी सजा दी गई। मे पूरी तरह खत्म ना हो जाए इसीलिए उसने उसे टैन पिलाया, जिसके बाद थोड़े से ताव के साथ मे एक बच्ची में बदल गई। रेन को ना रोक पाने की वजह से मे होराई से भाग जाती है। अब मे का शरीर बहुत ही तेजी से पेड़ में बदलने लगता है। ये देख होको उससे बोलता है कि वो उसके ताओ का इस्तेमाल करे। मे भी तो एक टेंशन है, वो उसके ताओ को खींचकर अपना ताओ बना सकती है। मे इसके लिए पूरी तरह मना कर देती है,
क्योंकि इससे होको खत्म हो जाएगा। होको कहता है कि मैं तो वैसे भी कभी भी पेड़ में बदल जाऊंगा, और वैसे भी वो अपना पश्चाताप करना चाहता है। हमें पता चलता है कि होको से पहले उसकी वाइफ और उसकी बेटी पेड़ में बदल गई थी, और जब उसकी बारी आई पेड़ में बदलने की, उसकी मुलाकात मे से हुई। एक छोटी सी खोई हुई बच्ची जो उसकी बेटी की उम्र की थी। उसने मे के साथ एक नई शुरुआत शुरू करने की कोशिश की। उसने मे को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि मे में कुछ तो अलग है और वो इस टापू से जाना चाहती है, लेकिन होको ने ये सब इग्नोर किया और मे को इसी टापू पर रखा क्योंकि वो उसके साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहता था, और इसी को वो अपना सबसे बड़ा गुनाह मानता है। होको मे से वो 100 साल पहले की गलतियों के लिए, उसकी झूठी अटैचमेंट के लिए उससे माफी मांगता है। वो मे को उसके ताऊ को लेने के लिए कहता है ताकि वो अपनी गलती का पश्चाताप कर सके। मे बोलती है कि कुछ भी उसमें झूठ नहीं था, हम सच में एक फैमिली थे, बिल्कुल एक पिता और एक बेटी जैसे। जिसके बाद मे होको के ताऊ को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और अपने पिता को अलविदा कह देती है। मैं वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ गई थी। ये करना उसके लिए भी मुश्किल था। मे को वापस से उसके पुराने फॉर्म में देख तामिया को बिल्कुल खुशी नहीं होती। फूची उसकी हरकतों को देख तोमा से ही पूछने लगता है कि आखिर वो उसे क्या सिखा रहा है। खैर फूची तोमा की नाक पर लगी पट्टी को हटा देता है। उसकी नाक पर आए घाव तो भर गए हैं, लेकिन निशान रह जाएगा। तोमा फूची को शुक्रिया कहने की कोशिश करता है, लेकिन फूची बीच में ही उसे टोक कर बोलता है कि वो उस पे अभी भी भरोसा नहीं करता। तभी शियोन और गाबीमारू भी वहां आ जाते हैं अपने एक नए प्लान के साथ। तभी मे एहसास करती है कई सारे ताओ को इस टापू पर, और उनमें से एक का ताओ बहुत ही बड़ा है।